सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का इतिहास विषय का पाठ 4 आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना का पहला प्रकरण जनजातीय समूह की गतिविधियाँ। जनजातीय समूह मतलब आदिवासी लोग। ये आदिवासी लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते थे, वो क्या क्या कार्य करते थे, कैसे रहते थे, उनका क्या खाना पीना था, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। पाठ 4 आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में और गांवों में घूमते हुए देखा गया। किसे? बिरसा को। तो लोग कहते थे कि उसके पास एक चमत्कारी शक्ति है, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा हुआ है। तो यहाँ दिकू से मतलब है कि उनकी जनजाति समूह से आदिवासी के अलावा उनसे बाहर के जो लोग थे उन्हें उन्होंने दिकू कहा। जैसे अंग्रेज़ जो भारत में आए वो अत्याचार कर ही रहे थे, या जो महाजन हैं या जो ब्याज पर पैसा देते थे वो लोग, वो क्या करते थे, इन आदिवासियों को परेशान करते थे, है ना। तो उनको ये उन्होंने दिकू कहा है कि उनकी गुलामी से आज़ाद करने के लिए बिरसा को भगवान ने भेजा है। ये उसने खुद ऐलान किया था ऐसा कि दिकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। तो कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। तो चलिए हम देख लेते हैं बिरसा के जीवन के बारे में कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के जो दूसरे आदिवासी थे जैसे संथाल और उरांव, ये भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी और आजीविका खतरे में थी और धर्म भी है वो छिन भिन्न हो रहा था। तो देखो यहाँ उनकी परिचित जीवन पद्धति मतलब कि आदिवासी कहाँ रहते हैं, जंगलों में ज़्यादा रहते हैं। तो उनके लिए उनकी आजीविका का मुख्य साधन क्या था? जंगल से मिलने वाली औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, फल फूल, इनको वो खाते थे, उनका बेचते थे उनको। तो इस तरह से उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण साधन था जंगल, और उनका ये जो जीवन पद्धति है वो अब नष्ट होती दिखाई दे रही थी। तो इन चीज़ों से वो परेशान थे। तो बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें दिकू कहा जा रहा था कि यानी बाहरी लोग। तो ये बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया, इन आदिवासियों को गुलाम कैसे बनाया, अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन अब किस तरह से बदल रहा था। इस पाठ में हम इन्हीं सवालों पर विचार करेंगे। तो यहाँ देखो एक ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यह है उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं जो बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। तो आगे पढ़ते हम। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। यानी आदिवासियों के जो रिवाज हैं और वो ब्राह्मणों के जो रीति रिवाज हैं उनमें बहुत अंतर होता है। तो इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित अन्य समाजों में दिखाई देते हैं। यानी जो अन्य दूसरे समाज हैं उनमें जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच ये होता है, लेकिन आदिवासी के जो समाज हैं उनमें ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। यानी उनमें सामाजिक भेदभाव ज़्यादा नहीं होता है। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, यानी परिवार मानते थे वे अपने आप को। लेकिन इसका मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। यानी आदिवासियों में भी आर्थिक तौर पर यानी कुछ उच्च वर्ग के और कुछ निम्न वर्ग के लोग होते थे, लेकिन जातिगत भेदभाव नहीं था। इसके बाद आगे देखिए आप कि जनजाति समूह किस तरह से जीते थे।
तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे, यानी वे क्या क्या कार्य करते थे। तो सबसे पहले कि कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती का मतलब होता है कि घुमंतू खेती। तो झूम खेती को घुमंतू खेती कहा जाता था। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी, यानी छोटे छोटे ज़मीन के भूखंड टुकड़ों पर। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और ज़मीन पर उगी हुई घास फूस जलाकर साफ कर देते थे, क्योंकि जंगल में देखो क्या है, बड़े बड़े पेड़, खूब सारे पेड़ होते हैं, तो उसके कारण क्या है, ज़मीन तक धूप नहीं आ पाती थी। तो ये आदिवासी क्या करते, सबसे पहले पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते और जो नीचे घास फूस है उसे वो जला देते। इससे क्या, उनकी जो भूमि है वो समतल हो जाती थी। इसके बाद जो घास फूस जलने के बाद जो राख बनती थी, उस राख को वो क्या करते, खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे, क्योंकि इस राख में पोटाश होती है और इस पोटाश से मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे और खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। एक बार जब फसल तैयार हो जाती तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। परती का मतलब होता है कि ये देखो यहाँ दिया हुआ है कि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, यानी एक बार उस ज़मीन पर खेती कर ली, उसके बाद कुछ वर्षों के लिए या कुछ समय के लिए उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देते थे। क्यों? ताकि उस ज़मीन की जो मिट्टी है वो दोबारा उपजाऊ हो जाए। तो ऐसी खाली पड़ी ज़मीन को हम क्या कहते हैं, परती। तो इसके बाद आगे देखो, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। यानी ये कहाँ रहते थे, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत में ज़्यादा आदिवासी पाए जाते हैं। इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। इसके बाद आगे देखो आप, यहाँ पर ये कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे। तो जो आदिवासी हैं झूम खेती के अलावा शिकार भी करते थे और संग्राहक, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जंगली उत्पादों का संग्रह करने वाला व्यक्ति संग्राहक कहलाता है। तो बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। टोलियां मतलब समूह, और जो हाथ लगता उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिलने वाले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। देखो, साल तो होता है एक पेड़, ठीक है, और महुआ होते हैं एक प्रकार के फूल जिनके बीजों से क्या शराब भी बनाई जाती है। तो वो उनके तेल से क्या करते थे, खाना पकाते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी कोई स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगर को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की आवश्यकता होती थी, तो वो क्या करते थे, खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। तो इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो ये जो समुदाय हैं वो क्या करते थे, चीज़ों की अदला बदली ही उसी से ही काम चला लेते थे अपना, और वे अपने जो कीमती जंगल के उत्पाद हैं, जंगल से मिलने वाली कीमती जड़ी बूटियाँ, उनके बदले में उनसे ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। और कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि ये क्या है कि मुद्रा विनिमय कम करते थे।
वस्तु विनिमय इनके द्वारा ज़्यादा होता था। हमने पहले भी पढ़ा था वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय, कि वस्तु के बदले वस्तु, इन चीज़ों की अदला बदली करना ही वस्तु विनिमय होता है। तो इसीलिए इनकी आमदनी क्या थी, वो कम थी। इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो इनको जब अपनी ज़रूरी चीज़ें खरीदनी होती कई बार, तो उन्हें अपनी उसी कम आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था, कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था, कई आदिवासी हैं वो खेत पर मजदूरी भी करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत के बैगा, ये औरों के लिए काम करने से कतराते थे, यानी कि ये लोग मजदूरी नहीं करते थे। बैगा है वो क्या करते, वो खुद को जंगल की संतान मानते थे। उनका ये कहना था कि हम इन जंगल के पुत्र हैं, जो कि केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते हैं। मजदूरी करना इन बैगा जो समुदाय है उनके लिए, बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। तो इधर देखिए आप कि यहाँ भारत के मानचित्र में आपको कुछ आदिवासी इलाके दिखाए गए हैं। ये देखो, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पूर्वोत्तर भारत में देख लेते हैं। नागा, खासी, है ना, संथाल, मुंडा, ये अभी हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और ये इधर राजस्थान में देखिए सहारिया, भील, गुजरात में राठवा, गुर्जर, बान, इस तरह से महाराष्ट्र में बंजारा। तो इस तरह से ये देखो आप मध्य प्रदेश में देखो बंजारा, गोंड, बेगास, यहाँ वन गुर्जर, भाटिया, इस तरह से काफ़ी सारी ये आदिवासी इलाके हैं भारत के, जो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में, पूर्वी से पश्चिमी तक, चारों तरफ पूरे भारत में इनका फैलाव है। तो इनका जो मानना था बैगा जाति का कि हम जंगल की संतान हैं। उसके बाद आगे देख लेते हम। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी, और इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उनका ब्याज है वो बहुत ही ज़्यादा होता था। इस तरह से बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे, और इन्हें ही बिरसा ने क्या कहा, दीकू। इन्हीं बाहरी लोगों को दीकू कहा गया। और इसके बाद है कुछ जो आदिवासी हैं वो जानवर भी पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों को या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुर्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय और भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदायों के लोग गडरिये थे, जो कश्मीर के बकरवाल वो बकरियां पालते थे। अगले साल कक्षा 8 में हम इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।